हाय एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आई थिंक आपने पहचान ही लिया कि आज के सेशन में क्या होने वाला है। लास्ट टाइम जब आपको क्लास 11th के सारे फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूला नोट्स दिए थे पीडीएफ फॉर्म में, तो आपने कहा कि सर 12th के भी दे दो। तो हमने ठीक है 12th के भी आपके साथ नोट्स शेयर करने के लिए आज सेशन ले आए हैं। तो नोट्स डाउनलोड करने का लिंक आपको लास्ट में हम बता देंगे, पर एक बार देख भी लेते हैं कि नोट्स में क्या क्या है और आपको क्या क्या उसमें ऐड कर सकते हो और कैसे इसका मैक्सिमम बेनिफिट आप ले सकते हो। इट विल बी स्मॉल वीडियो, तो थोड़ा सा देख लो तो ज़्यादा आई थिंक अच्छा ही रहेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चों के मेन डाउट आता है ना, सर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगती है बच्चों के साथ हो रही है वो ये है कि वो थ्योरी पे टाइम नहीं लगाते। इमीडिएटली मतलब थ्योरी को ऐसे निपटाना चाहते हैं ना, अगर लेक्चर भी उनको बोला कि बेटा 1 घंटे का लेक्चर है, इसको देख लो। उस 1 घंटे को भी वो चाहते हैं कि मैं 2x पे, 3x पे, 5x पे करके 10 मिनट में देख लूँ, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दूँ। दिस टेंडेंसी, ठीक है, ये बहुत गलत है। क्योंकि आप शांति से बैठ के कॉन्सेप्ट सीखना ही नहीं चाह रहे हो। कॉन्सेप्ट सीखोगे ही नहीं, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, ना तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, ना कोई कॉन्फिडेंस है। कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँगे, तुक्के से कुछ नहीं होंगे, आप उनका सॉल्यूशन देख लोगे। सॉल्यूशन देख के आपको लगेगा कि अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। अब वहाँ से कुछ पिक करोगे इन्फॉर्मेशन, है ना? कि ऐसे केस में ऐसा करना है। तो क्वेश्चन कर के जो बच्चा सीखता है कॉन्सेप्ट को, उसके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में बहुत सारे गैप्स होते हैं। इसलिए वो कभी भी कॉन्फिडेंट फील नहीं करता। कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, पर जब एक नए टाइप का क्वेश्चन आप ले आओ, इस ब्लैंक, क्यों? क्योंकि उस तरह का क्वेश्चन उसने पहले सॉल्व करके नहीं रखा हुआ और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है नहीं। तो देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। तो डू स्पेंड टाइम ऑन थ्योरी और उसको जल्दबाज़ी में 2x, 3x, 5x पे देख लूँ मैं, ऐसी कोशिश मत करो। इट इज़ नॉट अ मूवी, ठीक है? कॉन्सेप्ट है, प्रोसेस होने में समय लगेगा। चलिए, तो बच्चों हमारे लेक्चर नोट स्टार्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप जानते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी बड़ा चैप्टर भी है। और इसमें रही फार्मूलाज की बात, तो फार्मूलाज जितने मुझे लगे काम के, ठीक है, मैंने सारे ऐड किए हैं, ठीक है। और जहाँ जहाँ मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा, जैसे नर्स्ट इक्वेशन की एप्लीकेशन है, तो नर्स्ट इक्वेशन अगर आप बिना हाफ रिएक्शन को बैलेंस किए बिना ही लिख दो नर्स्ट इक्वेशन, तो वो गलत हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आपने सेल रिएक्शन या जो हाफ रिएक्शन था उसको बैलेंस कर रखा है, ठीक है? तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेशन सेल है, थोड़ा-सा इसके ऊपर देख लेना, बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत, ठीक है? मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है, ये आपको जब केएसपी वाले क्वेश्चन आते हैं, तब ये वाला रिलेशन काम आता है। अगर आप उतने डीप लेवल के, उतने टिपिकल क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, तो फिर आपके ये काम का नहीं है, ठीक है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट कभी-कभार भूला-भटका क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने इंक्लूड कर रखा है। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस में किस सीक्वेंस में मेटल आयन्स डिपॉज़िट होते हैं, ठीक है? ये आ गया। फ़ैराडे लॉ, देखो फ़ैराडे लॉ में बेसिक फ़ॉर्मूला ही है, कोई शॉर्टकट या कुछ ख़ास ट्रिक तो नहीं है, पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, जब भी हम फ़ैराडे लॉ की बात करते हैं, ठीक है? सेल में जितना चार्ज फ्लो कर रहा है, अगर सेल में 2 फ़ैराडे फ्लो हुआ, तो 2 इक्विवेलेंट्स डिपॉज़िट होंगे। तो नंबर ऑफ फ़ैराडे इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिपॉज़िटेड। कैथोड पे भी 2 इक्विवेलेंट डिपॉज़िट होंगे, एनोड पे भी 2 होंगे। ठीक है? तो जितने फ़ैराडे उस सेल में ट्रैवल कर रहे हैं चार्ज, उतने ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैथोड और एनोड पे डिपॉज़िट होते हैं। यही इस फ़ॉर्मूला का कोर कॉन्सेप्ट है। ठीक है? इसी स्टेटमेंट को आप मैथमेटिकल फ़ॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये फ़ॉर्मूले के टर्म में आपके पास आ जाती है। देन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आने लगे हैं। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, उस पे थोड़ा-सा ध्यान देना। और एक होमवर्क मैंने आपको यहाँ पे दिया है। होमवर्क ये है कि इस फ़ॉर्मूला में ये जो लैम्ब्डा एम का है ना, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, इस फ़ॉर्मूला में कप्पा के यूनिट्स क्या होते हैं? सीमेंस पर सेंटीमीटर या सीमेंस पर मीटर, ओके? और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये 1000 कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन कि कप्पा आप सीमेंस पर सेंटीमीटर में ले रहे हो या सीमेंस पर मीटर में ले रहे हो। ये एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आई वांट यू टू चेक इट इन द एनसीईआरटी और उसको यहाँ पे लिखो, ठीक है? कोलरास लॉ ऐड कर दिया है, अल्फा का फॉर्मूला ऐड कर दिया है, तो दैट्स इट। बैटरीज़ वाली इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड इसलिए नहीं की, दैट विल लाइक फिर बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा वो। और बैटरीज़ वाला पार्ट जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग, जो आपको लग रहा है कि ये चीज़ें मुझे याद नहीं रहती हैं, आप ऐड कर लो, तो 1 पेज आप और यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है? फिर आ जाते हैं सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। सॉल्युबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट, सॉल्युबिलिटी का वेरिएशन विद टेम्परेचर एंड डेल्टा एच, हेनरी लॉ के डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वेपर प्रेशर,
किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, और वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ वेरी करेगा, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है। फिर रॉल्ट लॉ की बात करें तो रॉल्ट लॉ का ग्राफ, फिर रॉल्ट लॉ ओबे करने वाले सॉल्यूशन जो आइडियल सॉल्यूशंस हैं उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। फिर पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन में अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड ऑल, डेल्टा एस, डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा पी, सॉरी डेल्टा वी, इन सब की वैल्यूज़ कैसी आती हैं एंड इनके एग्जांपल्स। क्योंकि जब इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसा भी आता है कि 4 में से कौन-सा मिक्सचर पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, कौन-सा मिक्सचर नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, ठीक है? तो ये ज़रूर याद करके जाना। ग्राफ तो इसके बहुत सिंपल हैं, सब बच्चों को पता ही होते हैं, एक बार उन्होंने पढ़ लिया तो। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के सारे के सारे फ़ॉर्मूलाज़ में वेंट ऑफ फैक्टर को इनिशियली मल्टीप्लाई ज़रूर करना होता है, ठीक है? अब अगर वो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट हो, नहीं डिसोशिएट हो रहा, नहीं एसोसिएट हो रहा है, तब आई की वैल्यू 1 ले लेंगे, बट सारे फ़ॉर्मूलाज़ में आई को आपने मल्टीप्लाई करना ज़रूर है। ठीक है? फिर जो केबी का फ़ॉर्मूला है दिस वन, ऐसा ही आपका फिर केएफ का भी आ जाएगा। इसको याद रख लोगे तो फिर केएफ का फ़ॉर्मूला ऑटोमेटिकली आप रिलेट उससे कर सकते हो। फिर यहाँ पे ग्राफ़िकल, तो कैसे यहाँ पे रिलेट करोगे कि व्हाट इज़ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? ग्राफ़िकली भी इस चीज़ को समझना है कि सॉल्वेंट का ग्राफ कहाँ जा रहा है और सॉल्यूशन का ग्राफ कहाँ जा रहा है। और ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा तो उसका ग्राफ थोड़ा और नीचे आ जाएगा। ठीक है? आई के फ़ॉर्मूलाज़, आई की वैल्यूज़, फिर आ जाते हैं केमिकल काइनेटिक्स पे। केमिकल काइनेटिक्स में आई थिंक सबसे कम नंबर ऑफ फॉर्मूलाज़ हैं, क्योंकि 2 मेन पार्ट हैं आपके पास, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिनके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आएँगे, क्योंकि इंटीग्रेटेड रेट लॉ आपको यही 2 हैं। सेकंड ऑर्डर आपको डायरेक्ट फॉर्म में आ सकता है कि रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन रेज़्ड टू पावर 2, इस तरह से आ सकता है। और उसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ, फॉर्मूला वाले क्वेश्चन हैं, वैसे नहीं आएगा आपको, ठीक है? बेसिक फॉर्म में आ सकता है। तो इनके ग्राफ्स और इसके जो शॉर्ट ट्रिक है ये, ट्रिक तो नहीं बोलूँगा मैं, इट इज़ कॉमन सेंस कि अगर आप इसको अच्छे से समझो, तो ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी कि ज़ीरो ऑर्डर में इक्वल अमाउंट ड्रॉप करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और फर्स्ट ऑर्डर में इक्वल परसेंटेज ड्रॉप करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो आई हैव ट्राई टू एक्सप्लेन इट थ्रू एग्जांपल। इसको अगर आप समझो, तो जिन्होंने मेरे लेक्चर देखे हैं उनको पता होगा कि इस ट्रिक से क्वेश्चन आपके सेकंड्स में सॉल्व हो जाते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स इज एक्चुअली वेरी इजी चैप्टर, ठीक है? फिर आर्हीनियस इक्वेशन के पे भी लिमिटेड से फॉर्मूलाज़ हैं। वही स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चंस अगर आपने हर वैरायटी का क्वेश्चन इसके ऊपर कर रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा मेहनत उस पे करनी है। कैटालिसिस वाला पार्ट, ठीक है? के का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन, फिर लास्ट में सॉलिड स्टेट मैंने ऐड किया है क्योंकि ये पहले सिलेबस में था। अब जेईई मेंस के सिलेबस में नहीं है, पर एडवांस के सिलेबस में है। तो जो एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, उनके में भी थोड़ा बहुत काम आए, और वो इसमें फर्दर अपने अकॉर्डिंग जो-जो ऐड करना हो, वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है? तो ये थे बच्चों सारे के सारे नोट्स। तो आई होप आपके ये काम आएँगे, और हमेशा नोट्स को जितना आप पर्सनल टच या पर्सनल फ्लेवर देने की कोशिश करें, उतना आपके लिए बेटर है। क्योंकि दूसरे के लिखे हुए नोट्स अच्छे लग सकते हैं, दे कैन सर्व एज़ अ गाइडलाइन, बट जब तक आप उसको खुद से उसमें कुछ चेंजेस करोगे, कुछ एडिशंस नहीं करोगे, तब तक वो आपके अपने नोट्स नहीं बनेंगे। ठीक है? वो पर्सनलाइज़ेशन नहीं हो पाएगी। तो पर्सनलाइज़ेशन की करिए, अपने अकॉर्डिंग इनको मॉडिफ़ाई करिए। जितना आप इनको मॉडिफ़ाई करते जाओगे, उतने ही ज़्यादा आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है? एंड लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये नोट्स कैसे लगे, राइट? और नेक्स्ट अब आप क्या चाहते हैं, और अब तक जितने नोट्स आपको दिए हैं, उनमें आपने कुछ यूटिलाइज़ेशन भी किया है कि जस्ट डाउनलोड करके इकट्ठा करके एकदम भर लिया है, अपना संदूक भर लिया है, कल को बेचेंगे दुकान लगा के, ठीक है? तो बताना अब तक क्या-क्या किया है, एंड बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग। एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट है, बट ऑलवेज़ रिमेंबर, एग्ज़ामिनेशन, कॉलेज सब कुछ एग्ज़िस्ट करता है बिकॉज़ ऑफ यू। You don't exist because of the exam. Exam exists because of you. The institute exists because of you. ठीक है? तो give yourself that priority, that importance और confidence. ठीक है? चलिए, all the best.